अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बस अब सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, सिकंदर ने कहा और राइफल संभाल कर एक दरख्त की जानब बढ़ गया। सरातू चंद लम्हात खड़ा रहा, फिर उसी जगह धड़ से ज़मीन पर गिरकर सो गया। राव का जहन अब पूरी तरह जाग गया था। माहौल में ऐसी कोई बात नहीं थी जो किसी भी तरह बायस परेशानी होती, लेकिन उसका जहन भेड़िए की गुत्थी को सुलझाने में नाकाम था। उस वहशी दरिंदे को क्या हुआ था? दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। ना जाने क्यों सिकंदर ने राजदेव से रात के वाक़े का तज़किरा नहीं किया। उसने सोचा कि ये कोई अहम बात नहीं। जानवर का मजाज था कि जाने क्या सोचा होगा, और फिर खुद भी वो पूरी नींद से जागा था। उसके भी अमकानात थे कि वह सोते हुए जहन की अख्तरा हो। सरातू बेवकूफ़ को भी रात के वाक़यात याद नहीं थे। उसके बाद जंगलों के आखिरी सिरे तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो काबिल ज़िक्र होता। अलबत्ता पुरसरार नदी की ये सौगात वो बखैर बखूबी यहाँ तक ले आए। सरातू की झोंपड़ी को ही आर्जी क़यामगाह बनाया था, क्योंकि यहाँ से रीवा वापसी के लिए इंतज़ामात करने थे। जंगल में उस लाश के साथ सफ़र कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन यहाँ से रेवा तक का सफ़र मुश्किल था। सरातू की मदद से एक ख़ास किस्म का संदूक मुहैया किया गया जिसमें लाश महफूज कर दी गई। उसके बाद ये लोग रीवा चल पड़े। ट्रेन का सफ़र तय हुआ। उसके बाद रियासत तक का सफ़र हुआ और फिर वो रेवा में दाखिल हो गए। रेवा में सब खैरियत थी। यूं तो उन्होंने अब तक बहुत से मार के सर अंजाम दिए, लेकिन 112 गोंडा के इस सफ़र में जो वाक़यात पेश आए वो नाकाबिले फरामोश थे। और फिर सबसे अहम, उस सफ़र की जीती जागती यादगार थी। सिकंदर ने कहा कि बच्ची को ले जाऊंगा, देव, बाकी तुम मुझे अपने अजायब घर का हाल लिखते रहना। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये लाश सड़ जाएगी? रियाजदेव ने कहा। अब तक तो इसमें कोई आसार नमूदार नहीं हुए, बाद के बारे में क्या कहा जा सकता है। वैसे तुम इस सिलसिले में क्या करने का इरादा रखते हो? कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है। हाँ, अगर इस सिलसिले में कोई काम का आदमी हाथ लगा तो ज़रूर कोशिश करूँगा। मुझे भी आगाह कर देना। ज़रूर, ये तुम्हारे कहने की बात है। वैसे 112 का सफ़र अधूरा रह गया, इसका मुझे अफसोस है। यार, जिंदा सोहबत बाकी। ये जंगल हमें शिकस्त नहीं दे सकते। फिर प्रोग्राम बनाएंगे, राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। सिकंदर को दिल्ली जाने की जल्दी थी, चुनाचा चंद रोज़ क़याम के बाद वो दिल्ली चल पड़ा। बच्ची उसके साथ थी। रेवा आकर उसने बच्ची के सिलसिले में बहुत से इंतज़ामात कर लिए। वो अब उसे लेकर सुकून से सफ़र कर रहा था। बाद औकात उसे खुद पर हंसी आने लगती। दर हकीकत इन आम अमूर से नावाकिफ़ होने के बावजूद वो उसकी बेहतरीन देखभाल की थी, जबकि ज़िंदगी में कभी इन लम्हात का तसव्वुर भी नहीं किया था। वो सोच रहा था कि सतूत के क्या तासरात होंगे। इस बच्ची को देखकर हो सकता है कोई उसके लिए पसंदीदगी का इजहार करे, लेकिन उन सब की आवाज़ दबानी पड़ेगी। लेकिन उसके ये खदशात बेबुनियाद निकले। वो अपने घर में दाखिल हुआ तो सब खुश हो गए, और फिर ये अनोखा सामान देखकर सब अचंभे में रह गए। तरह तरह के सवालात किए जाने लगे। किसी दोस्त की बच्ची है, किसकी बच्ची है, माँ बाप कहाँ रह गए इसके, हाय कितनी खूबसूरत है। सतूत का खतरा सबसे ज़्यादा था, लेकिन वो उसे देखकर दीवानी हो गई।
ओफो, लाओ मुझे, वो कौन है ये? अगवा करके लाया हूँ, अब ये कारोबार शुरू कर दिया है। ऐ काश ये सच हो, सच तुम उसे मुझे दे दो, संभाल पाओगी? आंखों में रखूंगी इसे, इतनी ही प्यारी है, मगर ये कैसे हो सकता है? जाहिर है कि माँ बाप इसे ले जाएंगे। यकीन करो, इसे देखकर दिल में एक अजीब सी मोहब्बत का एहसास उभरता है। हालांकि गैर के बच्चे इतने प्यारे नहीं लगते। मोहतरमा सतूत, जहां आप जरा अपने आप को भी अच्छी तरह टटोल लें, किसी की औलाद को परवरिश मामूली काम नहीं होती। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बच्ची हमेशा के लिए आपको मिल जाएगी, तो हो सकता है कि आपके दिल की गहराई से ये एहसास उभरे कि उसने आपके पास परवरिश नहीं पाई। सिकंदर ने कहा, और सतूत उसे परेशान निगाहों से देखने लगी। पहले मुझे ये बताइए कि इसके वालिदैन कहाँ हैं? इसके वालिदैन नहीं है, सिकंदर ने जवाब दिया। हाय, क्या हुआ? क्या किसी हादसे का शिकार हो गए? यही समझ लीजिए। तो ये बच्ची बेसहारा है, सतूत जहां ने फूले हुए सांस के साथ पूछा। जी नहीं, इसका सहारा, इसका सरपरस्त मैं हूँ, सिकंदर ने जवाब दिया। तो आप आखिर तलब है हमें इसे किसी के हवाले करने के लिए मजबूर तो नहीं हैं? नहीं, बल्कि इसकी बेहतर परवरिश की जिम्मेदारी अब हमारे शानों पर आन पड़ी है। खुदा की कसम, मैं इसे अपने सीने से लगाकर परवान चढ़ाऊंगी। इतनी हसीन, इतनी प्यारी बच्ची, ये हमारी ही बच्ची कहलाएगी। वैसे इसका नाम क्या है? सतूत ने मुसर्रत से बेकाबू होकर पूछा। वो भी आप अपनी पसंद से तजवीज़ करेंगी। मैं ज़रा अब्बू जान से मिल लूँ। अभी तक सिकंदर की मुलाकात राव गजनफर से नहीं हुई। बच्ची को सतूत जहां की गोद में देकर सिकंदर बाप की खिदमत में पेश हो गया। गजनफर दिल्ली आने के बाद बेहतर तो हो गए थे, लेकिन उम्र की आखिरी हदूद में थे, इसलिए बीमारियां भी साथ लगी हुई थी। उन दोनों भी साहबे फरामोश थे। राव के सलाम का जवाब मोहब्बत के जज्बे के साथ दिया और कहने लगे, अभी मुझे तुम्हारी आमद की इत्तला मिली, बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस खदशे का शिकार था कि कहीं इस बार भी लंबे ना चले जाओ। जी अबू जान, बस इरादा तो लंबे ही जाने का था, लेकिन फिर मुलतवी करना पड़ा। शायद अच्छा ही हुआ भाई, अब राव गजनफर ने जिंदगी से शिकस्त तस्लीम कर ली है और मौत की जानब देखने लगे हैं। बात यह है बेटी कि हर इब्तदा की इंतहा यकीनी है, और फिर हम उम्र की इस मंजिल में हैं जब इंतहा दर्दनाक तसव्वुर नहीं की जाती, बल आखिर एक दिन वापसी का सफ़र करना है। हाँ, जिंदगी में कुछ खदशात लाहक हो जाते हैं। मसलन अब हम ये सोचने लगे हैं कि कहीं यूं ना हो कि तुम हमसे दूर हो और हम वापस चल पड़े। इस बार ये सोचा था कि अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो तुमसे ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे लिए अपने ये मशागल तरक कर दो। खुदा आपका साया मेरे सर पर सलामत रखे। तो आपको अपना कुछ समझता हूँ अबू जान, अगर आप हुक्म देंगे मैं अपनी मुहिम्मात के मशागल तरक कर दूं, तो मैं बेखुशी आपके इस हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन इस तरह नहीं। आप जिंदा रहकर मेरे साथ रहेंगे। गजनफर ने मोहब्बत से बेटे के सर पर हाथ फेरा और बोले, बस एक खदशे का इजहार किया था, और ना जाने क्यों इस बार ये ज़रा कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा था। खैर छोड़ो, ये बताओ इस बार तुमने क्या हंगामा खेदियाँ की? वैसे जल्दी वापस आ गए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरी तलब थी जिसने तुम्हारा रुख दिल की तरफ मोड़ दिया। यही हो सकता है अबू जान, वरना इरादा तो तवील ही था, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। राजदो भी तुम्हारे साथ था? जी अबू जान। कैसे हैं वो लोग? ठीक हैं, कोई ख़ास बात नहीं। वैसे इस बार अब्बू, मुझे एक अनोखा वाक़या पेश आया है और उसकी एक यादगार भी मेरे साथ है। लाजमी बात है कि आपके कानों तक ये इत्तला पहुंची होगी और आप मुझसे ये सवाल करेंगे। मैं सिर्फ आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ,
बाकी लोगों को तो टाल मटोल कर दिया गया है। क्या बात है, ऐसी क्या चीज है? इस बार हम सोबारा के जंगलात की जानब गए और दरियाई गोंडा के साथ साथ हमने जंगलों में सफर किया। ये बात दरियाई गोंडा की नहीं बल्कि किसी जैली नदी की है कि हमने उस नदी में एक इंसानी जिस्म को बहते हुए देखा। एक औरत का बदन था, बल्कि औरत क्या, लड़की समझ लीजिए आप उसे। कुछ अजीब सी शक्ल सूरत थी। उसके जिस्म पर मट्टी के नकूश बनाए गए थे और एक पुरस्रार सी कैफियत का शिकार थी। बहरतौर वो तो एक लाश थी, लेकिन उसके नजदीक एक तकरीबन 6 माह की बच्ची भी लेटी हुई थी जो बेहद खूबसूरत थी। हम लोग इंसानी हमदर्दियों की बुनियाद पर उस बच्ची को ले आए। औरत की लाश को सिर्फ इस बुनियाद पर लाया गया कि उसका राज मालूम हो सके। बहरतौर वो लाश राजदेव के पास है, लेकिन बच्ची को मैं ले आया हूँ और अब्बू जान मैंने फैसला किया है कि उसकी परवरिश करूँगा। अरे क्या तुम यहाँ ले आए हो उसे? राव गजनफर ने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। जी अबू जान, और कहाँ ले जाता? मेरा मतलब है पता नहीं चल सका कि लाश किसकी थी और दरिया में कैसे बह रही थी। मुझे तो वो किसी कबीले की कोई कार्रवाई मालूम होती है, नीम वैशी कबीले की कार्रवाई, क्योंकि कुछ ऐसे ही नकूश मिले हैं। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है अबू जान कोई उलझन नहीं पैदा हो पाएगी। जाहिर है वो इंसान की बच्ची है, उसे परवरिश करना है। मैं उन लोगों से कोई बहाना कर दूंगा, आपकी अलबत्ता इजाज़त चाहता हूँ। भाई ये कैसा काम है कि इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा मुझे भी दिखाओ उस बच्ची को। सिकंदर ने एक मुलाजिम को आवाज दी और फिर सतूत जहां को माँ बच्ची के तलब कर लिया। थोड़ी देर के बाद सतूत जहां खुशी से गुलनार और गजनफर के सामने पहुंची। बच्ची उसकी गोद में थी और सतूत जहां ने जरा ही देर में उसे दुल्हन बनाकर रख दिया था। गजनफर ने हाथ फैला दिए और बच्ची गजनफर की गोश में पहुंच गई। गजनफर उसे देखते रहे। उन पर एक लम्हे के लिए सकता सा तारी हो गया और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। ये तो आसमानी मखलूक ही लगती है, खुदा की कसम। इसकी आंखों में मैंने एक ऐसा सहर देखा है कि बयान नहीं कर सकता। बस उसने अपनी आंखों के रास्ते मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा जमा लिया। क्या बताऊं कितना प्यार महसूस हो रहा है उससे मुझे। भाई ये पुरस्रार मखलूक अब हमारे यहाँ परवान चढ़ेगी। सतूत जहाँ सोच लेना, बेटे बच्चे की परवरिश बहुत मुश्किल काम होती है। अब्बू ये बहुत प्यारी है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह परवरिश करूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल। बहरतौर जो जिम्मेदारी इंसान कबूल कर ले फिर उसे निभाना ही इंसानियत की शान होती है। कहीं भी रास्ता बदला तो इस गुनाह से ना बच सकोगी। अब भी वक्त है कि इस लावारिस बच्ची को किसी यतीम खाने के हवाले कर दो, लेकिन अगर इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेते हो तो तुम दोनों तो फिर सोच लेना कि ये तुम्हारा ईमान होगा। नहीं अबू, हम इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे, आप इत्मीनान रखिए। ये तो बहुत ही प्यारी हो गई है। थोड़ी सी देर में बहरतौर ये मसला तय हो गया और इस मासूम बच्ची के लिए इस अजीमो शान घराने में बहुत बड़ी जगह पैदा हो गई। बच्ची का नाम कंदील रखा गया और ना जाने क्यों ये नाम सतूत जहां के जहन में आया। राव सिकंदर ने बताया कि उसने भी बेहद पसंद किया और फिर किसी ने इस नाम से इनहराफ ना किया और कंदील के लिए उस घर की हर शय कुशादा हो गई। दूसरी तरफ सिकंदर का राब्ता राजदेव से भी था और एक दूसरे के हालात से आगाही होती रही। राजदेव ने एक तवील खत में लिखा कि उसने पुरस्रार लाश को एक शीशे के संदूक में बंद करके महफूज कर दिया है। सुनहरा सांप एक अलग जगह रख दिया गया है। वो खरे सोने का बना हुआ है, लेकिन उसमें एक अनोखी लचक है जो मकामी जोहरियों की समझ में भी नहीं आई। चमड़े का वो टुकड़ा जिस पर नक्शो निगार बने हुए हैं एक अलग जगह शीशे के फ्रेम में कड़ा दिया गया है। लाश में सड़ने के आसार
कतई नहीं है, ना ही उसके जिस्म के नकूश धुंधलाए हैं, बल्कि उन पर थोड़ा सा तजर्बा भी किया गया और वो पानी से साफ नहीं हुए, ना ही उन पर कोई धुंधलाहट आ रही है। ये तमाम तफसीलात सिकंदर को मालूम हुई तो उसे भी हैरानी हुई। बहरतौर 112 का ये तोहफा दोनों के पास निसफ निसफ तकसीम हो गया था और उसके बाद हालात मामूल के मुताबिक गुजरते रहे। गजनफर की सेहत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन बहरतौर उनकी आरज़ू बेटे ने पूरी की और कई साल गुजर गए, लेकिन किसी महम का प्रोग्राम नहीं बना। इत्तफाक की बात यह थी कि राजदेव ने भी इस सिलसिले में कोई इसरार या तजवीज़ पेश नहीं की। फिर इसी तरह वक़्त गुजरता रहा। कंदील भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। कंदील की ज़ात में किसी अनोखी फितरत का पहला इजहार उस वक़्त हुआ जब पीलीभीत से एक ख़ानदान राव गजनफर का मेहमान हुआ। 5 अफराद थे, 2 औरतें, 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की और एक मर्द। राव के पुराने शनासा थे, लेकिन ओछी फितरत के मालिक थे। तौफीक साहब शेखियाँ बिखारने के आदी थे और यही आदत उनके अहले ख़ानदान में थी। शिकार का जिक्र निकल आया तो तौफीक साहब राव सिकंदर से बोले, तुमने वहशी जानवरों से क्या मुआहदा कर लिया सिकंदर मियाँ? ये शक अगर जवान में शुरू हो जाए तो फिर कभी साथ नहीं छोड़ता, और ख़ास तौर से बुढ़ापे में तो इसके सिवा कुछ याद नहीं रहता। मुझे देखो, आखिरी शिकार मैंने 3 माह कबल किया है, वो भी बब्बर शेर का। मादा बच निकली, वरना वो भी काम आ गई होती। तौफीक साहब शिकार का वाकया सुनाने लगे, फिर बोले, बहरहाल मैंने मादा को ताक लिया है, छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम आ जाओ, साथ ही चलेंगे। नहीं अबू, आप नहीं जाएंगे। अचानक कंदील बोल उठी। ये उसका नया अंदाज था। इससे कबल उसने कभी ऐसे अल्फाज नहीं कहे थे। सब चौंक कर उसे देखने लगे। कंदील के चेहरे पर सुर्खी छाई हुई थी। क्यों बेटे, तुम हमें क्यों मना कर रही हो? सिकंदर ने पूछा। इसलिए कि इस बार शेरनी की बारी है और वो जरूर इन्हें मार देगी। कंदील ने तौफीक साहब की तरफ इशारा करके कहा। औरतों ने इस बात का बुरा मनाया, मगर तौफीक साहब कहका लगाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, अगर ये बात है तो कंदील बेटी से हमारा वादा है कि इस शेरनी की खाल हम तुम्हें पहना देंगे। कंदील के चेहरे पर हकारत के आसार नजर आए, जिन्हें सिकंदर ने ही महसूस किया। बहरहाल इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। तौफीक साहब चले गए और तकरीबन 1.5 माह के बाद अचानक इत्तला मिली कि वो शिकार के एक हादसे का शिकार हो गए। एक शेरनी ने उन्हें चीर फाड़ दिया। किसी और को तो वो बात शायद याद ना रही हो, लेकिन सिकंदर को बखूबी याद थी। उन्होंने किसी को याद भी ना दिलाई। अलबत्ता उसी रात ना जाने क्यों उनके जहन में ये बात आई कि वो कंदील से इस बारे में पूछें। रात के 12 बजे सतूत जहां सो रही थी, वो कंदील के कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाज़ा खुला हुआ था, रोशनियां बुझी हुई थी, लेकिन अंदर तारीकी नहीं थी। खुली खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और इस रोशनी में कंदील फर्श पर बैठी हुई थी। कालीन पर माचिस की तीलियों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे और कंदील बड़े इनमहाक से उनकी तरतीब बदल रही थी। उसका सर झुका हुआ था। सिकंदर उसके पास जा खड़ा हुआ, लेकिन कंदील का अंदाज ना बदला, जैसे उसे सिकंदर की आमद का इल्म ना हो। उससे कबल के सिकंदर साहब कुछ बोलते, वो खुद ही बोल पड़ी। सबकी बारी आती है और अब उसकी बारी थी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी नजरें सिकंदर की तरफ उठ गईं। फिर उसने एक तीली उठाकर राव साहब को दिखाई। हाँ अबू, उसकी बारी थी। राव साहब बेइख्तियार 2 कदम पीछे हट गए। उनके जहन को शदीद झटका लगा। कंदील की आंखें चांद की तरह रोशन थी, बिल्कुल सुनहरी और चमकदार, जैसे आंखों की जगह हलकों में 2 नन्हे बल्ब रोशन हो गए हों। राव सिकंदर के जहन पर काबू पाना मुश्किल हो गया। कंदील का हसीन चेहरा इतना बेहानक लग रहा था कि नाकाबिले बयान।
आंखों में पुतलियों का नामो निशान नहीं था, बस दो रोशन चिराग जिनकी छांव में उसकी हंसी बहुत डरावनी महसूस हुई। सिकंदर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा और फिर ना जाने किस तरह वो उसके कमरे से बाहर निकल आया। उसके दिमाग में सन्नाटा फैल रहा था। वो कुछ देर के लिए सोचने समझने की कुव्वत खो बैठा। अपने कमरे में दाखिल होकर वो बिस्तर पर बैठा और देर तक ज़हन पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। क्या है ये सब कुछ, क्या है? कंदील उन्हें बहुत प्यारी थी, ना सिर्फ उन्हें बल्कि वो घर भर की आंखों की रोशनी थी। सतूत उस पर जान निछावर करती थी। राव गजनफर तो जैसे अब उसके सहारे जी रहे थे। खुद सिकंदर उसकी मुस्कुराहटों में खोकर हालात की हर उलझन फरामोश कर देता, लेकिन कंदील से इतनी कुर्बत होने के बावजूद उसकी जात के कुछ पुरस्कार पहलू उनसे पोशीदा थे। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। अलबत्ता इतना अंदाजा उन्हें जरूर था कि कंदील कुछ है, कोई ऐसा जादू जिसमें ना जाने कौन कौन सी पुरस्कार कहानियां सिमटी हुई हैं। कभी कभी वो सोचने लगते कि कहीं ये खानदान इन पुरस्कार कहानियों का शिकार ना हो जाए। इस वक्त भी ये एहसास उनके जहन में जगह पा रहा था। वो इसी वक्त से अनोखी है जब उन्होंने उसे देखा था। वो भूखी थी और उसकी आंखों ने कहा था कि मैं भूखी हूँ। वो लम्हा अभी उन्हें याद था जब एक वहशी दरिंदा उसकी आंखों के शहर में गिरफ्तार हो गया, और उसके बाद कंदील की उम्र के 4 साल जिनका हर लम्हा पुरस्कार था। हाँ, अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि हर तरह बेहतरी हुई। बिगड़े काम बनते रहे। तौफीक साहब के बारे में उसकी पेशगोई बहुत खौफनाक थी। उस पेशगोई के सिवा क्या कहा जा सकता था? गजनफर साहब को इसके बारे में बस इतना मालूम था कि वो पुरस्कार हालात में सिकंदर को मिली है। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते। सतूत को तो ये तफसील भी नहीं मालूम। हो सकता है कि सतूत को भी कुछ पुरअसरार हालात से वास्ता पड़ा हो, लेकिन चौंका कोई बात उसके इल्म में नहीं थी, इसलिए उसने गौर भी ना किया होगा। बहरहाल आज आधी रात से ज्यादा देर तक वो इसके बारे में गौर करते रहे। दूसरे दिन हस्बे मामूल सुबह को उन्होंने उसे स्कूल जाते हुए देखा। दिल मोह लेने वाली गुड़िया जिसे एक बार देखकर कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सिकंदर एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गए। फिर चंद रोज के बाद वो उस रात की कहानी भूल गए। जिंदगी मसरूफ थी। शहरी और देहाती जिंदगी के मामूलात में फर्क होता है। रेवा में मसरूफियात महदूद थी। दहली आकर मामूलात बहुत बदल गए और जुमला कारोबारी मसरूफियात भी रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही थी। नई शनासाइयाँ, नई दोस्तियाँ जिनमें कुछ हम ज़ौक़ भी थे, लेकिन राजदेव जैसा दोस्त कोई न था। जब भी कुछ लम्हे निकाल पाते राजदेव के पास पहुंच जाते, जो अब आला आबाद मुंतकिल हो गया और चौहान से नया बनता जा रहा था। इस दौरान पार्वती भाभी बड़ी पाबंदी से राजदेव का खानदान बढ़ा रही थी और अब तक 2 बेटों और 1 बेटे का बाप बना चुकी थी। राजदेव को चुनाचा राजदेव की मसरूफियात भी इसी हिसाब से बढ़ रही थी। 6 बार वादा कर चुका था दिल्ली आने का, लेकिन एक बार भी नहीं आया। सिकंदर ने उसकी मसरूफियात देखकर उसे माफ कर दिया और उसने अपना कारोबार खूब फैला लिया। शिकार तो अब तसव्वुर ही छोड़ दिया गया, लेकिन राजदेव का वारदात जमा करने का शौक बेदस्तूर था। उसने अपने हवेली नुमा इमारत का एक हिस्सा नवार्द खाने के लिए मखसूस कर लिया। उसमें ना जाने क्या क्या जमा कर लिया। वो लाश भी जूं की तू मौजूद थी। वक़्त तेजी से आगे बढ़ता रहा और उसमें बेशुमार अनोखे वाक़यात पेश आए। उन्हीं में कंदील की शख्सियत के बहुत से पहलू नुमायां थे। इस वक्त वो 12 साल की थी जब सतूत शदीद बीमार हो गई। उसे खून की उल्टियां होने लगी और चंद ही घंटों में जान के लाले पड़ गए। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और सांसों की आमदो रफत मदम हो गई। पूरा घर शदीद हेजान में मुब्तला था। डॉक्टरों की पूरी टीम मसरूफ़े अमल थी। ना जाने क्या क्या किया जा रहा था।
सिकंदर पर गशी तारी होने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि बीवी की जिंदगी कैसे बचाए। अस्पताल ले जाना जरूरी ना समझा गया, क्योंकि तमाम ही बड़े डॉक्टर कोशिशें कर रहे थे और घर पर ही मौजूद थे, लेकिन उनकी कोशिशें बार आवर ना हो रही थी। पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई, एक एक लम्हा कोशिशों में मसरूफ हो रहा था, लेकिन कोई अफाका नजर नहीं आया। डॉक्टर भी परेशान हो गए और फिर उन्होंने मुतफक्का मशवरा दिया, इससे ज्यादा कुछ करना मुमकिन नहीं है। बेहतर यह है कि इन्हें बैरून मुल्क ले जाने की बंदोबस्त किया जाए। बेचारे सिकंदर शिद्दत परेशानी से नडाल हो गए। ये अचानक आफताब पड़ी, कुछ समझ में नहीं आया। रात के तकरीबन 11 बजे तमाम डॉक्टर एक एक करके वापस चल गए। घर पर होल सन्नाटा तारी था, मुलाजम जाग रहे थे, लेकिन शशदर मुख्तलिफ गोशों में बैठे हुए थे। कोई क्या करता? सिकंदर का एक पांव बाहर होता तो दूसरा अंदर। सतूत को संभालने के लिए 2 मुलाजमाएं मसरूफ़ अमल थी। गजनफर यार खान अलग परेशान बैठे हुए थे। बेटे से मशवरा करने लगे कि अब बहू को बैरून मुल्क ले जाने का क्या बंदोबस्त किया जाए, नीज ये कि इन हालात में सफ़र मुमकिन हो सकेगा। एक परेशानी थी जिसका कोई हल समझ में नहीं आ रहा था। सिकंदर दीवानगी के आलम में बाहर खुली फिजा में निकल आए और वो हैरान और परेशान एक गोशे में जा बैठे। क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। राजदेव से भी फौरी राब्ता मुमकिन नहीं था, लेकिन राब्ता करके होता भी क्या। यहाँ ऐसे बहुत से दोस्त मौजूद थे जो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते। राजदेव को परेशान करना बेमैनी था। बहुत देर तक ये फैसले करते रहे कि क्या करना चाहिए। किसी को इत्तला देकर बैरून मुल्क रवानगी का बंदोबस्त किया जाए, इसके अलावा और क्या हो सकता है। बेहतर है चंद दोस्तों से मशवरे किए जाएं। परेशानी के आलम में अपने ही तौर पर कोशिशें करते रहे और किसी से मशवरा ना कर पाए। अब ये सोचा कि अमल कर डालना चाहिए। अभी इस सोचो विचार में मसरूफ थे कि एक गोशे की जानब नजर उठ गई और उन्होंने कंदील को देखा, जो एक दरख्त के करीब बैठी किसी चीज से जड़ खोद रही थी। वो चौंके जरूर, लेकिन परेशानी के आलम में उस तरफ तवज्जो ना दे सके। अलबत्ता उनकी नजरें बेख्याली के आलम में कंदील को देखती रहीं। फिर शायद कंदील ने अपना काम पूरा कर लिया, क्योंकि वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। फिर वो अपने हाथ में कोई चीज पकड़े हुए चोरों की तरह दबे पांव कोठी की जानब वापस मुड़ गई और सिकंदर गर्दन झटक कर अंदर की तरफ चल पड़े। मकसद यही था कि कुछ दोस्तों से मशवरा करें। एक बार फिर उन्हें कंदील के कमरे के सामने से गुजरना पड़ा। वो अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी और सिकंदर चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि कंदील दबे पांव बाहर निकली। उसका ये चोरों सा अंदाज बड़ा ताज्जुब खेज था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सतूत के कमरे तक पहुंची तो सिकंदर को चौंकना पड़ा। ना जाने उसके हाथ में क्या था। कंदील आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर पहुंची। उस वक्त दोनों मुलाजमाएं अंदर ही थी। उसने अंदर दाखिल होने के बाद मुलाजमों से कहा कि वो बाहर चली जाएं। राव साहब ने यही हुक्म दिया है। सिकंदर ने खामोशी से उसका पीछा किया और फिर उसके अल्फाज भी सुने थे। वो हैरान रह गए। मुलाजमें बाहर निकल गईं, लेकिन सिकंदर को अब कंदील की उस हरकत से दिलचस्पी पैदा हो गई। चुनाचा वो खामोशी से उस अकबी हिस्से में पहुंच गए जहां से वो अंदर का जायजा ले सकते थे। खुली हुई खिड़की से उन्होंने देखा कमरे में तेज रोशनी हो रही थी और सतूत बिस्तर पर नडाल पड़ी हुई थी। कंदील ने अंदर का दरवाज़ा बंद किया। फिर उसने 3 मोटी मोटी जड़ें ज़मीन पर रख दी। गालबन वो इन्हीं जड़ों को खोद रही थी और सिकंदर ने हैरत से उसकी ये कार्रवाई देखी। कंदूल ने बगौर सतूत का चेहरा देखा। फिर उसने एक जड़ उठाकर दांतों से चबाना शुरू कर दी और चंद लम्हात उसे चबाती रही। फिर वह सतूत की गर्दन पर झुकी और फिर उसने जो कुछ किया उस पर सिकंदर की चीख निकलते निकलते रह गई। कंदील ने अपने तेज दांतों से सतूत की गर्दन चबा डाली। उसके होंठ खून में डूब गए थे। राव के बदन में तशंज होने लगा।
वो सतूत की गर्दन से खून बहता देख रहे थे। कंदील ने एक बार फिर चबाई हुई जड़ उठा ली और जैसे उसके अंदर की नमी चूसने लगी। फिर उसने दोबारा होंठ उसके जख्म पर रख दिए और इसी तरह से चिपकी रही। कोई 40 सेकंड उस काम में सिर्फ हो गए। फिर कंदील ने दूसरी जड़ उठा ली और इससे पहले की मानत चबाने लगी। सिकंदर के कदम जैसे अपनी जगह जम कर रह गए। वो नीम मदहोशी की सी कैफियत का शिकार हो गए और अपनी जगह पथराए खड़े थे। फिर कंदील ने सतूत के पेट से कमीज हटाई और बगल के करीब से अपने दांतों से उसका बदन उधेड़ दिया। वो एक खौनख्वार बिल्ली मालूम हो रही थी। उसने वही अमल यहाँ भी दोहराया। फिर तीसरा जख्म उसने सतूत की रान पर लगाया और वही अमल दोहराने के बाद सीधी हो गई। फिर उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई जड़ों को, जिन्हें वो चबाती रही थी, उन जख्मों पर रख दिया और उसके बाद वो अपने काम से फारग हो गई। उसके बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन खुद वो कमरे से बाहर नहीं निकली, बल्कि एक गोशे में खामोशी खड़ी हुई थी।